नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको महिलाओं के प्रॉपर्टी के अधिकार के बारे में जानकारी देंगे। संपत्ति को लेकर महिलाओं को क्या अधिकार मिले हुए हैं, उनके बारे में हर महिला, बहू, बेटी को पता होना चाहिए। महिलाओं को संपत्ति से जुड़े कई अधिकार मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विधवा के मायके वालों को अजनबी नहीं कहा जा सकता और उसकी संपत्ति उन्हें दी जा सकती है। पिछले साल एक और अहम फैसले में अदालत ने कहा था कि पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही हक है जितना कि बेटे का। यह अधिकार तब भी बरकरार रहेगा चाहे हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 लागू होने से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो। वहीं मुसलमानों के संपत्ति अधिकार सूचीबद्ध नहीं है। वह मुस्लिम कानून की दो संस्थाओं के तहत आते हैं, हनाफी और शिया। भारत में ज्यादातर मुस्लिम हनाफिज या सुन्नी है। हनाफी संस्था केवल उन रिश्तेदारों को वारिस के रूप में मानती है जिनका पुरुष के माध्यम से मृतक से संबंध होता है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार में हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विकास उपाध्याय जी आपको जानकारी देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो विकास जी, आपको महिलाओं के प्रॉपर्टी के अधिकार से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं पर आज जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका महिलाओं की प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं और दो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल कर सकते हैं, 0120612793 और दूसरा नंबर 0120612793। महिलाओं के प्रॉपर्टी के अधिकार पर अगर कोई भी आपके मन में सवाल आ रहा है तो आज आप कॉल कर सकते हैं। सर, हमारे तमाम दर्शक आपसे सवाल करें, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हमारे दर्शकों को ये बताएं। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद 1956 में हिंदू कानून सारे, चाहे मैरिज एक्ट हो, चाहे सक्सेशन हो, ये सारा कोडिफाई कर दिया गया। कोडिफाई का मतलब ये है कि उसके पहले आप रिचुअल्स के हिसाब से चल रहे थे, कस्टम्स के हिसाब से चल रहे थे, उनको कोडिफाई मतलब एक कई किताब में एक सिलसिलेवार तरीके से नहीं लिखा गया था कि क्या होगा। तो 1956 में इसको जब इन्होंने कोडिफाई किया तो उसमें जैसे अभी आप अपने शुरू की चर्चा में बता रही थी कि किस तरह से 2005 में अमेंडमेंट आया और कैसे वो कोपार्टनर महिलाओं को बना दिया गया। तो बेसिकली कोडिफाई करने का फायदा ये होता है कि आपको भविष्य में उसमें बदलाव और सुधार करने का एक प्रोस्पेक्ट, आपके पास एक ऑप्शन रहता है। अदरवाइज आप कस्टम पे चलेंगे तो कस्टम को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, वो अपने आप प्रैक्टिस से अमेंड होगा बट आप नहीं कर पाएंगे। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट बेसिकली एक कोडिफाइड लॉ है जो गवर्न करता है कि हिंदू के केस में प्रॉपर्टी का कैसे इनहेरिटेंस या सक्सेशन होगा। जी सर, बेटियों के अधिकार को लेकर हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि पिता की संपत्ति पर बेटियों का कितना अधिकार होता है। 2005 के अमेंडमेंट के बाद पूरा अधिकार है जी। प्रॉपर्टी देखिए दो तरह की होती है, एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड और एक होती है एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल का मतलब आप लेमैन लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जो पूर्वजों से प्राप्त हुई। तो अगर मेरे पिता को उनके पिता के थ्रू कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाएगी। जो उन्होंने अपने जीवन में बनाई है अपनी मेहनत से, वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। नाउ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के लिए तो खैर ये हमेशा से था कि अगर इंटेस्टेट होगा तो बेटियों को मिलेगा, बट 2005 के अमेंडमेंट के बाद अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए भी कर दिया गया है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि इसकी वो प्रॉपर्टी है, वो जिसको चाहे उसको दे सकता है, अपने जीवन काल में दे सकता है, विल के थ्रू वो अपने मृत्यु के उपरांत ये व्यवस्था कर सकता है कि उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी।
जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें भले ही प्रॉपर्टी मेरे पिता के नाम पे हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बट उनका अधिकार लिमिटेड होगा उनके शेयर को लेके। बाकी अगर मेरी बहन है तो मेरी बहन को भी उतना ही अधिकार होगा उस प्रॉपर्टी में, उनके जन्म के दिन से ही जितना अधिकार मुझे होगा। एक लिमिटेशन जरूर कानून में लगाई गई है क्योंकि ये अमेंडमेंट 2005 में आया है, इसके पहले लड़कियां कोपार्शनल नहीं होती थी। तो एक लिमिटेशन ये लगाया है कि 2004 के पहले के, अगर दिसंबर 2004 के पहले अगर प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो चुका है और रजिस्टर्ड मोड में पार्टीशन हुआ है, तब जरूर कानून ने वहां पे महिलाओं के राइट को रोक दिया है उसके पहले का। और उसके पीछे मेजर रीजन ये है कि अदरवाइज फिर एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, बहुत से लिटिगेशन चालू हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको लिमिट लगानी पड़ेगी जिसके पहले के मुकदमे ना खुले। बट आज की डेट में स्थिति ये है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही पिता की संपत्ति में अधिकार है। सर, कई अहम सवाल हैं आज बेटियों के लिए। ये भी बताएं कि क्या स्वयं अर्जित संपत्ति में बेटी का हक होता है? जैसे मैंने बताया, स्व अर्जित संपत्ति के लिए जिसने वो अर्जित की है, पहले तो उसका अधिकार होता है कि वो चाहे तो अपने जीवन में किसी को दे सकता है या जीवन के उपरांत विल के आधार पे वो किसी को भी दे सकता है। अगर उसने विल बना दी है और विल पे वो किसी और को दे रहा है तो फिर उसमें हम उसको हक नहीं मान पाएंगे, वो बेटियां नहीं मान सकती हैं या बेटा भी नहीं मान सकता उसमें। बट अगर इंटरस्टेट डेथ मानी जाती है, मतलब अगर उन्होंने कोई विल नहीं बनाई, मृत्यु के उपरांत क्या होगा उस संपत्ति का, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो उस केस में बेटा बेटी सबको बराबर हक होगा उस संपत्ति पे। सर, एक और अहम सवाल आपसे कि माँ की संपत्ति पर बेटी का अधिकार है या नहीं? माँ की संपत्ति पे बेटी का अधिकार है, बेटी, बेटा और पति, मतलब फादर, तो इन तीनों का अधिकार होता है। बस महिलाओं के केस में हिंदू सक्सेशन एक्ट ने एक लिमिट ये बनाई है कि प्रॉपर्टी बेसिकली फॉल्स बैक और गोज बैक टू द पर्सन। जहां से प्रॉपर्टी, महिलाओं के लिए एक लिमिटेशन है जो थोड़ा अपने आप में अलग तरह का लिमिटेशन हो जाता है। वो ऐसा कि अगर माँ है और माँ की मृत्यु हो जाती है तो माँ की मृत्यु के बाद पिता को और बच्चों को संपत्ति मिलेगी। बट अगर ये लोग नहीं अवेलेबल हैं, मान लीजिए कि पिता की भी मृत्यु हो चुकी है और बच्चे नहीं हैं, कोई भी बच्चे नहीं है, उस केस में जरूर एक अलग चीज होती है कि फिर वो माँ के सक्सेसर्स के पास नहीं जाती है जी, वो उनके हस्बैंड के फॉलो करते हुए जाती है। इसी तरह अगर माँ को प्रॉपर्टी मान लीजिए मिली है अपने फादर जी, तो जब अगर अपने फादर से उनके पास प्रॉपर्टी आती है तो पहले तो ऐसे ही होगा जैसे मैंने कहा कि उनके बच्चों को मिलेगा, बट अगर वो नहीं तो फिर वो पति के रिश्तेदारों को नहीं जाएगा, तो माँ के पिता के रिश्तेदारों के पास जाएगा। सर, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन हम अपने दर्शकों को इंतजार नहीं करा सकते हैं, तो एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, नितिन है हमारे साथ। नितिन, पूछिए अपना सवाल, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? नितिन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम तमाम दर्शकों से यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि जब भी आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें कि अगर आपने टीवी चलाया हुआ है, क्योंकि कई बार होता है कि आप अपनी आवाज सुनते हैं या रिकॉर्ड करते हैं जो प्रोग्राम जा रहा है, तो ऐसे में आपको कुछ समझ नहीं आ पाएगा, इसलिए टीवी की वॉल्यूम कम करें और उसके बाद अपना सवाल करें। बहरहाल सर, कई सारे सवाल हैं। चल और अचल संपत्ति में बेटी का क्या कुछ अधिकार होता है, वो भी बताएं। देखिए, जब मैंने बताया जैसे संपत्ति को जब बाइफरकेट किया गया तो बेसिकली चल अचल संपत्ति को भी हम उस तक बाइफरकेट नहीं करते हैं। वो सब आपका जो अचल संपत्ति होती है वो बेसिकली आप लैंड वगैरह के हिसाब से जो कैपिटल प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से डिस्कस करते हैं। जो चल संपत्ति होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी जिनको बोलते हैं, ये कोई भी हो, जो भी ओनरशिप है वो व्यक्ति की ओनरशिप होती है और जब उसकी मृत्यु होगी तो वो इनहेरिटेंस के थ्रू ही जाएगा, सक्सेशन के थ्रू ही जाएगा। तो बेटियों को उसमें भी बराबर का हक है। आज की डेट में हर मामले में आप समझिए कि बेटा और बेटी की संपत्ति में बराबर का हक है, कोई भेदभाव नहीं कानून में।
जहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात आती है। जी सर, एक और जानकारी, पैतृक और स्वयं अर्जित क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और कैसे इस पर महिलाओं के अधिकार हो सकते हैं ये भी बताएं ताकि महिलाएं अपने हक को जान सकें। जी, देखिए, पैतृक को लेमन लैंग्वेज में अगर बोले एक सामान्य शब्दों तो आप ये समझ सकते हैं कि जो आपके पिता को उनके पूर्वजों से संपत्ति मिली है वो पैतृक संपत्ति होगी। स्व अर्जित अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये शब्द जो उन्होंने खुद बनाई है, एक्वायर की है। नाउ जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें एक कॉन्सेप्ट कहलाता है कोपार्टनर। कोपार्टनर का मतलब होता है कि जो भी कोपार्टनर रहेगा उसमें संपत्ति को लेके, उनका सबका जन्म से ही बराबर का हक हो जाता है संपत्ति पे। तो जैसे उदाहरण के लिए हम अगर लेते हैं कि मान लीजिए कि 100 रुपए की एक पैतृक संपत्ति मेरे पिता के पास होती है, मैं रहता हूं और मेरी बहन होती है, तो भले ही वो 100 रुपए की संपत्ति मेरे पिता के नाम पे है, बट 33.33% ही हक मेरे पिता को उस संपत्ति पे होगा, 33.33 मेरा होगा और 33.33 मेरी बहन का होगा। अब पिता उसको कंट्रोल करते हैं, बट वो उसको डिस्पोज 33% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। वो 33% उनकी खुद की है, वो जो करना चाहे कर सकते हैं, बट बाकी 33.33% मेरा और मेरी बहन का अपना अलग अलग हक पैदा होने के साथ ही उस संपत्ति पे हो जाएगा। और हम कभी भी इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ तक कि आप ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पिता संपत्ति को बेचे दे रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो आप कोर्ट में जाके इंजंक्शन ले सकते हैं। आप कोर्ट से अपना हिस्सा अलग करके आपको देने की बात कर सकते हैं, और इससे कोई कंट्रोल नहीं है। ये वो उनके नाम पे होने के बावजूद वो उसको बेच नहीं सकते हैं, जो मेरा हक नोशनल कोपार्टनर होने के कारण पैतृक संपत्ति में होता है। बट जैसा मैंने कहा, स्व अर्जित संपत्ति उनकी स्वयं की होती है, उसमें हम कोई रोक नहीं लगा सकते, वो जिसको देना चाहे दे सकते हैं। पर मृत्यु के उपरांत अगर विल नहीं बना गई है तो उसमें फिर बेटा बेटी सबको बराबर, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के क्लास 1 एयर के तहत और फिर क्लास 2 एयर के तहत वो अपना डिवीजन होगा प्रॉपर्टी का। जी, देखिए, जब तक रिश्ते सही चल रहे होते हैं तब तक हम लिटिगेशन की बात नहीं कर रहे होते हैं, और तब तब म्यूचुअल होता रहता है। तो कोई भी अगर रिश्ते सही चल रहे होते हैं तो कोई भी पत्नी इस तरह से मुझे नहीं लगता कि कहती है कि आपके वेतन का 20% आप हमारे अकाउंट में रख दीजिए या 30% हमारे अकाउंट में रख दीजिए। ये लिटिगेशन की बात तब होती है, ये हक की बात तब होती है जब झगड़े चल रहे होते हैं। अगर झगड़े चल रहे हों और उसमें आप मेंटेनेंस की बात करें तो फिर मेंटेनेंस का पूरा हक है। अदालत कहती है कि एक पत्नी सेपरेशन के वक्त जब अलग रह रही है, उस वक्त वो वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एंटाइटल्ड होती है जो लाइफस्टाइल वो पति के साथ रहते हुए मेंटेन कर रही थी। तो इसमें पति को उस लेवल का पैसा, ये नहीं कह सकता है कि पति मेंटेनेंस की जब बात हो तो वो ये नहीं कह सकता कि ये एक कमरे के घर में रह सकती है, इनके लिए वही सफिशिएंट है। अगर वो पहले ही एक्स लाइफस्टाइल जी रही थी तो सेपरेशन के वक्त भी वो वही एक्स लाइफस्टाइल के लिए एंटाइटल्ड होती हैं। डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल काफी डिटेल एफिडेविट फाइल होते हैं इसमें, जिसमें लायबिलिटीज बतानी होती हैं, एसेट्स बताने होते हैं, दोनों पार्टीज की कमाई का सोर्स बताना होता है, कितना पैसा ये बताना होता है। उस सबको देख के अदालत तय करती है कि कितना पैसा देना है। जो सामान्यतः आज के डेट पे 1/2 से 1/3 के आसपास होता है जी। तो अगर पति की इनकम 100 रुपए है तो मेंटेनेंस जब कोर्ट अवार्ड करती है तो 33 रुपए से 50 रुपए के बीच में सामान्यतः होता है। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे यहाँ पर आपसे कि घरेलू खर्चों के लिए क्या पति से मासिक रखरखाव मिल सकता है? ये क्योंकि ऐसा, जैसे मैंने कहा, जब तक रिश्ते सही चल रहे हैं तब तक इसकी जरूरत नहीं होगी। ये तभी जरूरत होगी जब रिश्ते गड़बड़ चल रहे हैं। बिल्कुल, जब रिश्ते अच्छे चलते हैं तो सारा पैसा जो होता है वो पत्नी के पास ही होता है, भले ही पति कमाए। बिल्कुल सही बात है जी। तो
उस वक्त पति बल्कि खर्चा ले रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। इस केस में जब रिश्ते गड़बड़ चल रहे होते हैं, हाँ। तो आप हर तरह के महिला, एक पत्नी हर तरह के अपने खर्चे, मेडिकल से लेके अगर बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई का, खुद के रहने का, खुद का खर्चा, जो मैंने अभी आपसे कहा एफिडेविट वगैरह जो जिक्र किया मैंने, वो सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश पे हुआ है, जिसमें डिटेल्ड एफिडेविट दोनों पार्टीज को देना पड़ता है, जिसमें वो अपने कितने एसेट्स हैं ये बताने होते हैं, क्या क्या उनका सोर्स ऑफ इनकम है ये बताने होते हैं, उन्होंने कितना पैसा बचा के रखा हुआ है ये बताना होता है, क्या क्या उनके खर्चे हैं ये बताना होता है। कोर्ट दोनों तरफ का देख के इवेल्युएट करके एक पैसा अवार्ड करती है। बट जब अवार्ड करती है तो वो कोर्ट निश्चित तौर पे ये ध्यान पे रखती है कि पत्नी को उसके रोजमर्रे के खर्चे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। वो उसका हक है, एक पति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी का खर्चा वहन करे। तो इसलिए अगर वो नहीं कर रहा है तो पत्नी अदालत में जाके खर्चा मांग सकती है और पति को देना पड़ेगा वो खर्चा। ठीक है सर, ये भी बताएं कि मुस्लिम निजी कानून के तहत पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का हक क्या कुछ है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मुस्लिम में शरीयत से गवर्न होता है, उनका लॉ कोडिफाइड नहीं है। उनके में जो भी हक होते हैं वो शरीयत से मिलते हैं जी। अब शरीयत में हमेशा से महिलाओं को हक दिया गया था। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि इस मामले में हिंदू कानून पहले पीछे थे, बट पिछले 50-60-70 सालों में हिंदू कानून चूंकि कोडिफाइड हो गया, इसलिए उन्होंने ज्यादा हक दे दिए। अब बराबर के लेवल पे हक हो गया है। क्योंकि मुस्लिम कानून कोडिफाइड नहीं, शरीयत से ही गवर्न होता रहा, इसलिए उसका इवॉल्वमेंट इतने सालों में नहीं हुआ। तो उसमें हक है, और बस पुरुषों के मुकाबले अमूमन हक आप। तो अगर बेटों को मान लीजिए 1/4 किसी चीज में मिलेगा और बेटी होगी, बेटी को 1/8 मिलेगा, तो बेटी को कम मिलेगा बट मिलता है। सर, इसके साथ ही ये भी बताइए कि तलाक के मामले में संपत्ति का जो बंटवारा है वो किस तरीके से होता है? हमारे यहाँ भी ये नई कॉन्सेप्ट चालू हुआ है। कई विदेशी मुल्कों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ड्यूरिंग मैरिज जो भी प्रॉपर्टी बनाई गई होती है वो ये माना जाता है कि पति और पत्नी के ज्वाइंट एफर्ट से बनी है, दोनों का बराबर का हक होगा। हमारे यहाँ इस मामले में थोड़ा सा कमी है। तो हमारे यहाँ ये नहीं माना जाता कि शादी के दौरान जो भी बना वो ज्वाइंट एफर्ट से बना है। जिसके नाम पे जो संपत्ति होती है वो उसी की संपत्ति मानी जाती है, अनलेस एंड अनटिल आप ये प्रूव कर सकें कि ये बेनामी, क्योंकि बेनामी संपत्ति तो अदरवाइज नहीं परमिटेड होती है। पर इस केस में ये होता है कि पति पत्नी के रिलेशनशिप में बेनामी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो अगर आप ये प्रूव कर पाए कि भाई मेरी कमाई से ये पैसा मैंने दिया था जिससे पति ने ये संपत्ति बनाई, तो वो अलग बात है। अदरवाइज तलाक के केस में संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, एक एलिमनी मिलती है। एलिमनी को आप एक ऐसा अमाउंट समझ सकते हैं जो इस हिसाब से दिया जाता है पत्नी को, ये असेस करके कि पति का फाइनेंशियल कितना स्टेटस रहा है, क्या स्टेटस रहा है, और जैसा मैंने पहले बताया कि पत्नी वही स्टेटस मेंटेन कर सके, इस लेवल का पैसा दिया है। तो एलिमनी मिलती है जो लमसम होता है, जिसमें हो सकता है कि घर भी मिले, हो सकता है कोई संपत्ति मिले, हो सकता है पैसे मिले, पर संपत्ति का बंटवारा होता है। सर, एक और सवाल मन में आया है। सर, मुस्लिम परिवार में एक से ज्यादा पत्नियों के होने से किस तरीके से बंटवारा होता है, कैसे होता है, वो भी बताएं। मुस्लिम में जैसे मैंने बताया शरीयत से गवर्न होता है। तो शरीयत में क्या कॉन्सेप्ट कर रखा है कि हर एक रिलेशनशिप के लिए एक पोर्शन अलॉटेड होता है। तो बेटे होंगे तो उनके लिए 1/4 अलॉटेड होगा। अब एक बेटा होगा वो भी 1/4 ले जाएगा, 10 बेटे होंगे वो भी 1/4 ले जाएगा। तो ये नहीं होगा कि जैसे हिंदू में होता है कि अगर जैसे मैंने बताया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, अगर 4 भाई 1 बहन और पिता हैं तो कुल मिला के 6 लोग हो जाते हैं। तो 1/6 सबको आ जाएगा। अगर 1 भाई और 1 बहन और पिता है तो 1/3 सबको मिलेगा।
बट मुस्लिम में रिलेशनशिप को एक यूनिट अलॉट होती है, तो इसलिए वो अगर एक से ज्यादा पत्नियां हैं तो वो अपनी यूनिट को आपस में शेयर करेंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि उनका हक बढ़ जाएगा और किसी और का हक कम हो जाएगा। सर एक चीज और, महिलाओं के प्रॉपर्टी के अधिकार से जुड़ी समस्याओं के कानूनी समाधान किस तरीके से होते हैं, क्या कुछ कर सकती हैं महिलाएं, ये जरूरी जानकारी है, ये भी महिलाओं को पता होनी चाहिए। कुछ चीजों में सजग होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि जब रिलेशनशिप अच्छे चल रहे होते हैं तो महिला ही फाइनेंस कंट्रोल कर रही होती है, वो बात ठीक है, पर कभी भी अपने को फाइनेंशियली डिपेंडेंट या फाइनेंशियली इनसिक्योर नहीं करना चाहिए। आपका हमेशा रिश्ते सही होते वक्त भी आपके हमेशा प्रायोरिटी में होना चाहिए कि आप और आपका बच्चे सिक्योर हो फाइनेंशियली, ये एक चीज है। दूसरा ये कि आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए, अधिकारों के बारे में सजग होना चाहिए। अगर स्त्री धन की बात है तो आपको अपने स्त्री धन को लेके सजग होना चाहिए कि आपका स्त्री धन आपके पास है या कोई मिसयूज कर रहा है या आपसे दूर लिया जा चुका है। इसी तरह से जैसे प्रॉपर्टीज की बात है तो प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपको इस बारे में सजग होना चाहिए कि आपका हक जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और उस पर आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। तो तमाम महिलाओं को आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।